नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ डॉक्टर धनवीर भारती का लिखा हुआ लघु उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा का 8वां भाग। अभी तक आप 7 भाग सुन चुके हैं और उन 7 भागों में जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और नरेटर हैं मानिक मुल्ला, वो लेखक और उसके दोस्तों को कहानियां सुनाते हैं। आज एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं मानिक मुल्ला। उस कहानी का शीर्षक है काले बेंट का चाकू। अगले दिन दोपहर को जब हम सब लोग मिले तो एक अजीब सी मनस्थिति थी हम लोगों की। हम सब इस रंगीन रोमानी प्रेम के प्रति अपना मोह तोड़ नहीं पाते थे और दूसरी ओर उस पर हंसी आती थी। तीसरी ओर एक अजब सी ग्लानि थी अपने मन में कि हम सब के ये किशोरावस्था के सपने कितने निसार होते थे। इन सभी भावनाओं के संघर्ष हमें एक अजीब सी झेंप और झुंझलाहट, बल्कि उसे खिसियाहट कहना बेहतर होगा, की स्थिति में छोड़ गया था। लेकिन मानिक मुल्ला बिल्कुल निर्द्वंद्व भाव से प्रसन्न चित्त हम लोगों से हंस हंस कर बातें करते जा रहे थे और अलमारी तथा मेज पर से धूल झाड़ते जा रहे थे, जो रात को आंधी के कारण जम जाती है और ऐसा लगता था कि जैसे आदमी पुराने फटे हुए मोजों को कूड़े पर फेंक देता है, उसी तरह अपने उस सारे रोमानी भ्रम को, सारी ममता छोड़कर फेंक दिया है और उधर मुड़कर देखने का भी मोह नहीं रखा। सहसा मैंने पूछा, इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। मेरे इस प्रश्न से उनके चेहरे पर 2-4 बहुत करुण रेखाएं उभर आईं, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से अपनी मनोस्थिति को छिपाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं जो आदमी के अंतर्मन पर गहरी छाप न छोड़ जाए। कम से कम अगर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मेरी तो सारी जिंदगी बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। शायद दुनिया की कोई चीज मेरे मन में कभी रस का संचार न कर सके, मैंने कहा था। मानिक मुल्ला मेरी ओर देखकर हंसे और बोले, इसका ये मतलब है कि तुमने अभी तक ना जिंदगी देखी है, ना अभी अच्छे उपन्यास ही पढ़े हैं। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सुना गया है मित्रवर कि इस प्रकार की निष्फल उपासना के बाद जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है जो बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से निम्नतर स्तर की होती है, पर जिसमें अधिक ईमानदारी, अधिक चरित्र, अधिक वफादारी और अधिक बल होता है। मसलन शरद चटर्जी के देवदास मुखर्जी को ही ले लो, पारो के बाद उन्हें चंद्रा मिली ना। इसी तरह के अन्य कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। मानिक मुल्ला को तुम क्या कम समझते हो? मानिक मुल्ला ने लिली के बाद गांधारी की तरह अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध लेने की कसम खा ली। लेकिन अच्छा होता कि पट्टी बांध ही लेता, क्योंकि लिली के बाद सत्ती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ, ना ही उसके लिए ही। लेकिन वो बिल्कुल दूसरी धातु की थी, जमुना से भी अलग, लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है उसकी कहानी। लेकिन मुल्ला भाई, एक बात मैं कहूंगा, अगर बुरा ना मानो तो। प्रकाश ने बात बीच में ही काट कर कहा, ये कहानियां जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति होती है। उनमें कुछ कथा शिल्प, कुछ काट छांट, कुछ टेक्निक तो होनी चाहिए ना। टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज्यादा जोर वही देता है जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति है, बशर्ते वो अनुपात में अधिक ना हो जाए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण से फ्लाबेयर और मोपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें पाठक को अपने जादू में बांध लेने की ताकत है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और मैं उसका लोहा मानता हूँ। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था, कहानी कहना कठिन बात नहीं है। आप मेरे सामने कोई चीज रख दें, ये शीशे का ग्लास, ये एस्ट्रे, और कहें कि मैं इस पर कहानी कहूं। थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबद्ध कितने ही लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और वो चीज कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वो काले बेंट वाला चाकू ताक से उठाया और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सत्ती की कहानी का केंद्र बिंदु बनाइए। मानिक मुल्ला गंभीर होकर बोले, ये तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है ही।
जब भी मैं ये चाकू देखता हूँ तो कल्पना करता हूँ इसके काले बेंट पर बहुत सुंदर फूल की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी नाखूनों वाली लंबी पतली उंगलियां आवेश से कांप रही हैं और एक चेहरा जो आवेश से आरक्त है, थोड़ी निराशा से नीला है और थोड़े डर से विवर्ण है। ये स्मृति चित्र है सत्ती का जब वो अंतिम बार मुझे मिली थी और मैं आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सका था। उसके हाथ में यही चाकू था। उसके बाद उन्होंने सत्ती की जो कहानी बताई उसे टेक्निक ना निभाकर मैं संक्षेप में बताए देता हूँ। माणिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की अच्छी नहीं कही जा सकती थी क्योंकि उसके रहन सहन में एक अजब सी विलासिता झलकती है। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। वो हर आने जाने वाले परिचित और अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाती रहती थी और अकारण ही लोगों को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन माणिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की बुरी भी नहीं थी कही जा सकती थी क्योंकि उसके बारे में कोई वैसी अफवाह नहीं थी और सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाह से देखता तो वो आंखें निकाल कर रख सकती है। उसकी कमर में एक काले बेंट का चाकू हमेशा रहा करता था। लोगों का ये कहना था कि उसका चाचा जिसके साथ वो रहती थी रिश्ते में उसका कोई नहीं है। वो असल में फतेहपुर के पास किसी गांव का नाई है जो सफरमैना पलटन में भर्ती होकर क्वेटा बलूचिस्तान की ओर गया था और वहां किसी गांव के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद ये 3-4 बरस की लड़की उसे रोती हुई मिली थी जिसे वो उठा लाया और पालने पोसने लगा था। बहुत दिनों तक जब वो लड़की उधर ही रही और अंत में उसका एक हाथ कट जाने के बाद उसे पेंशन मिल गई तो वो यहीं आकर रहने लगा। एक हाथ कट जाने से ये अपना पुश्तैनी पेशा तो नहीं कर सकता था लेकिन उसने यहाँ आकर साबुन साजी शुरू कर दी थी और चमन ठाकुर का पहिया छाप साबुन न सिर्फ मोहल्ले में वरन चौक तक की दुकानों पर बेचा जाता था। चूंकि उसका एक हाथ कटा हुआ था अतः 16-17 साल की अनिंद्य सुंदरी सत्ती साबुन जमाती थी। उसके टुकड़े उसी काली बेंट की चाकू से काटती थी, उन्हें दुकानदारों के यहाँ पहुंचाती थी और हर पखवाड़े के अंत में जाकर उसका दाम वसूल कर लाती थी। हर दुकानदार उसके सिर पर बंधे रंग बिरंगे रुमाल, उसके बलूची कुर्ते, उसके चौड़े गरारे की ओर एक दबी निगाह डालता और दूसरे साबुनों की बजाय पहिया छाप साबुन दुकान पर रखता। ग्राहकों से उसकी सिफारिश करता और उसकी ये तमन्ना रहती कि कैसे सत्ती को पखवाड़े के अंत में ज्यादा से ज्यादा कलदार दे सके। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाट डालकर नारियल का हुक्का पीते रहते थे और सत्ती अंदर काम करती थी। श्रम ने सत्ती के बदन में एक ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज और बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। जब उसे माणिक मुल्ला ने देखा तो उसके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सत्ती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। सत्ती से उनकी भेंट अजब ढंग से हुई। कारखाने के बाहर चमन और सत्ती मिलकर गंगा महाजन के यहाँ का देना पावना जोड़ रहे थे। चमन ने जो कुछ पढ़ा लिखा था वो भूल चुके थे, सत्ती ने थोड़ा पढ़ा था पर यह हिसाब काफी जटिल था। उधर माणिक मुल्ला दही लेकर घर जा रहे थे कि दोनों को हिसाब पर झगड़ते देखा। सत्ती सिर झटकती थी तो उसके कानों के दोनों बूंदे चमक उठते थे, हंसती थी तो मोती से दांत चमक जाते थे, मुड़ती थी तो कंचन सा बदन झलमला उठता था और सिर झुकाती थी तो नागिन सी अलकें झूल जाती थी। अब अगर माणिक मुल्ला के कदम धरती से चिपक ही गए तो उसमें माणिक मुल्ला का क्या कसूर। इतने में चमन ठाकुर बोले, जयराम जी की भैया, और उनके कटे हुए दाएं हाथ ने जुम्बिश खाई और फिर लटक गया। सत्ती हंसकर बोली, लो जरा हिसाब जोड़ दो माणिक बाबू। और माणिक बाबू भाभी के लिए दही ले जाना भूलकर इतनी देर तक हिसाब लगाते रहे कि भाभी ने खूब डांटा। लेकिन उस दिन से अक्सर उनके जिम में सत्ती का हिसाब जोड़ना आता रहा और गणित शास्त्र में एकाएक उनकी जैसी दिलचस्पी बढ़ गई उसे देखना ताज्जुब होता था। माणिक मुल्ला की गिनती पता नहीं क्यों सत्ती अपने मित्रों में करने लगी। एक ऐसा मित्र जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा मित्र जिसे कभी साबुन के नुस्खे निस्संदेह बताए जा सकते थे, जिसके बारे में पूरा भरोसा था कि वो साबुन के नुस्खों को दूसरी कंपनी वालों को नहीं बता देगा, जिस पर सारा हिसाब छोड़ा जा सकता था, जिससे ये भी सलाह ली जा सकती थी कि हरदन स्टोर्स को माल उधार दिया जा सकता है या नहीं।
माणिक के आते ही सत्ती सारा काम छोड़कर उठ जाती, दरी बिछा देती, जमे हुए साबुन की थाल ले आती और कमर से काला चाकू निकालकर साबुन की सलाखें काटती जाती और माणिक को दिन भर का सारा सुख दुख बताती जाती। किस बनिए ने बेईमानी की, किसने सबसे ज्यादा साबुन बेचा, कहाँ किराने की नई दुकान खुली है, वगैरह वगैरह। माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर एक अजब सी बात महसूस करते थे। इस मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो ना पढ़ी लिखी भावुक लिली में था, जो ना अनपढ़ी दमित मन वाली यमुना में था। इसमें सहज स्वस्थ ममता थी जो हमदर्दी चाहती थी, हमदर्दी देती थी, जिसकी मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के सुख दुख, श्रम और उल्लास में हाथ बटाना। उसमें कहीं से कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने पे सुहागा होता, मगर फिर भी उसमें जो कुछ था वो माणिक मुल्ला को आकाश के सपनों में विहार करने की प्रेरणा नहीं देता था, ना ही उन्हें विकृतियों की अंधेरी खाइयों में गिराता था। वो उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देती थी। वो कुछ ऐसी भावनाएं जगाती थी जो ऐसी ही कोई मित्र संग नहीं जगा सकती थी, जो स्वाधीन हो, जो साहसी हो, जो मध्य वर्ग की मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली ना हो, जो सृजन और श्रम में, सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित दे देती हो। कहानी का ये भाग आज इतना ही। अभी आप भारती कुमारी की आवाज में सुन रहे थे सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।